एक ऐसी दुनिया जहां साइंस ने विनाश की चाबी बना दी। 1945 जब इंसान अपने ही हाथों से तबाही का दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे की चाबी सिर्फ एक ही इंसान के पास थी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसे साइंस ने भगवान बना दिया, लेकिन उसके सिर्फ एक फैसले ने लाखों जिंदगियां राख कर दी। ये कहानी है एक ऐसे टूटे हुए इंसान की जिसने दुनिया को तबाही का रास्ता तो दिखाया, लेकिन वो हमेशा घुट घुट कर मरता रहा। तो चलिए जानते हैं द डॉक्यूमेंट्री ऑफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर। Born by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये कहानी शुरू होती है जब ओपेनहाइमर 18 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाते हैं। बचपन से ही उन्हें साइंस का बहुत शौक था। उनके फादर का एक टेक्सटाइल बिजनेस था, मदर उनकी एक पेंटर थी। इस एज में ओपेनहाइमर ने क्वांटम फिजिक्स को इतना एक्सप्लोर कर लिया था कि उनके प्रोफेसर्स उन्हें वॉकिंग ब्रेन कहकर बुलाते थे। फिजिक्स से इतना प्यार था कि उन्होंने एक बार अपने दोस्त से भी कह दिया था कि फिजिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन माई फ्रेंड्स। लेकिन जितने ज्यादा ये जीनियस थे उतने ही ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान थे। इनके दोस्तों का कहना था कि हमेशा फिजिक्स की इक्वेशंस में उलझे रहते थे और डिप्रेशन की वजह से ये हद से ज्यादा स्मोकिंग करते थे। और एक बार तो इन्होंने अपने प्रोफेसर के एप्पल में जहर तक मिला दिया था। इनका ओरिजिन जर्मन ज्यूश फैमिली से था। 1930s में जर्मनी में हिटलर का राज शुरू होता है और ये वो वक्त था जब ओपेनहाइमर ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। ये एक्सट्रीमली कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और इनके भाई फ्रैंक ओपेनहाइमर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया 2 भागों में बट गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक जर्मन ज्यूश थे, वो जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ गए थे। लेकिन अपने साथ लाए थे एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं और उस लेटर में लिखा होता है कि एडोल्फ हिटलर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हिटलर न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम कर रहा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिना वक्त गवाए एक सीक्रेट कमेटी सेट करते हैं और इस कमेटी को नाम दिया जाता है यूरेनियम कमेटी। 11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एक लेटर जाता है यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को और वो उस लेटर में यही लिखते हैं कि एडोल्फ हिटलर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, हम दोनों देशों को एक साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन इस लेटर भेजने के 2 महीने बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 7 दिसंबर 1941 जापान अमेरिका के एक आर्मी बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है और यही वो मोमेंट था जब अमेरिका परमाणु बम की मेकिंग को और तेज कर देता है। State of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब एक साइंटिफिक इन्वेंशन बन गया था जो किसी भी देश ने आज तक नहीं खोजा था। अब ये एक बहस बन चुका था इन सभी देशों के बीच। अब ये प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए एक मिशन बन चुका था और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है द प्रोजेक्ट मैनहट्टन। इस मोमेंट पर डॉक्टर ओपेनहाइमर एक जाने माने रिसर्चर बन चुके थे और उन्हें एटॉमिक साइंस की बहुत अच्छी समझ थी। कर्नल लेस्ली ग्रोव्स ओपेनहाइमर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और ओपेनहाइमर भी बिना किसी हिचकिचाहट के इससे सहमति जताते हैं और कर्नल ग्रोव्स ओपेनहाइमर से कहते हैं कि अब तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे। और अब इन 15 साइंटिस्ट की टीम को ओपेनहाइमर लीड करने वाले थे। ओपेनहाइमर का कहना था कि इस प्रोजेक्ट को जितना सीक्रेट रखा जाए उतना बेहतर है। एक बहुत बड़ा शहर चुना जाता है जहां पर ये बॉम्ब बनने वाला था। ओपेनहाइमर कहते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट और वर्कर्स हैं उन सभी के परिवार यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जब इन सबकी फैमिलीज यहाँ पर रहेंगी तो ये दिल लगाकर काम करेंगे। अब जब कर्नल ग्रोव्स ओपेनहाइमर को जिम्मेदारी देने वाले थे इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने की, तो जो बहुत सारे सीनियर थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट विचारधारक है और वो कहीं ना कहीं हमको धोखा दे सकते हैं। लेकिन फिर भी कर्नल ग्रोव्स का कहना था कि ओपेनहाइमर के बिना ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। अब इस बॉम्ब को बनाने का काम शुरू होता है। यहाँ काम करने वाले हर वर्कर, हर साइंटिस्ट को पता था कि जर्मनी भी बॉम्ब बना रहा है और इनके लिए हर दिन, हर घंटा और हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जितने भी साइंटिस्ट थे और उनके लीडर ओपेनहाइमर, उन सबको पता था कि ये बॉम्ब कैसे बनाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी में पॉसिबल था। अब इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना एक असली जंग थी। ओपेनहाइमर और उनकी टीम हर स्टेप पर नए चैलेंजेस को फेस कर रही थी। कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, कई बार सब कुछ शुरू से करना पड़ा, पर एक चीज सब में कॉमन थी कि ये काम रुकना नहीं चाहिए। करीब 1.5 साल की मेहनत के बाद 1945 न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में सुबह 5:29 पर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट होने वाला था। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम था द ट्रिनिटी टेस्ट और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक फाइनल फेज था। टेस्ट के लिए एक स्टील टावर बनाया गया जिसमें प्लूटोनियम बॉम्ब इंस्टॉल हुआ। पूरी टीम ने आसपास बंकर बना लिए थे। सभी लोग कैवलियर जैकेट, वेल्डिंग ग्लासेस और बाइनोक्यूलर के साथ रेडी थे। कई लोग अनसर्टेन थे और कई कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट इतना पावरफुल हो सकता था कि एटमॉस्फेयर ही जल जाए। लेकिन फिर भी काउंटडाउन शुरू होता है। एक तेज रोशनी
जैसे 10 सूरज एक साथ चमक गए हों। शॉक वेव से पूरी जमीन कांप गई। 40,000 फीट का एक मशरूम क्लाउड। लोग बंकर में होने के बावजूद घबरा गए थे, लेकिन ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। ब्लास्ट होने के बाद ओपनहाइमर बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनके मुंह से भगवत गीता के कुछ कोट्स निकलते हैं। नाउ आई एम बिकम अ डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। मैं मौत बन गया हूँ और दुनिया का विनाशक। Now I am become death, the destroyer of worlds. जैसे मैंने आपको वीडियो के मिड में बताया था कि जापान ने अमेरिका के आर्मी बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, तो अब उसका बदला अमेरिका लेने वाला था। 6 अगस्त 1945 द लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब को जापान के हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 द फैट मैन न्यूक्लियर बॉम्ब को जापान के नागासाकी पर भी गिरा दिया जाता है। और खत्म हो गया था, जापान ने सरेंडर कर दिया था, अमेरिका जीत गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल था, लेकिन ओपनहाइमर खुश नहीं थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद ओपनहाइमर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन से मिलते हैं और उनके पास जाकर बोलते हैं कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, और जो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब के सपोर्ट में थे उन सब के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। बात सुनकर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो उन्हें क्राइमैन बोलकर वहां से निकलवा देते हैं। ओपनहाइमर को इस हिरोशिमा और नागासाकी के इंसिडेंट के बाद इतना अफसोस हुआ, इतना रिग्रेट हुआ। वो सोच रहे थे कि उन्होंने दुनिया के हाथ में एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है जिसका कंट्रोल बटन किसी के पास नहीं है। ओपनहाइमर चाहते थे कि आज के बाद इस न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कभी ना हो। ओपनहाइमर ने ओपनली एटॉमिक बॉम्ब्स के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया। यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें एंटी नेशनल कह दिया। 1954 में ओपनहाइमर के खिलाफ हियरिंग चली। उनके ऊपर इल्जाम लगे एंटी नेशनल के, और इल्जाम लगे कि उनके कनेक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ओपनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी और उनके ऊपर एंटी नेशनल का टैग लगा दिया। एक वक्त था जब उन्हें अमेरिका में हीरो माना गया, लेकिन अब वो सबकी नजरों के सामने गद्दार बन चुके थे। बट ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल प्रिंसटन में गुजारे, और वो अपनी जिंदगी के कुछ सालों में उस गिल्ट के साथ, उस अफसोस के बोझ के साथ जीते रहे, और 1967 में उनकी कैंसर से डेथ हो गई। अच्छी बात यह है कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद आज तक कोई भी एटॉमिक बम यूज नहीं हुआ, और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आज 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है। खैर, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मेरे काफी एफर्ट्स लगे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।